बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और घर में अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे। SOPs को ज़रूर फॉलो करें और अपने हाथ वगैरह प्रॉपर साबुन से वक्फे से धोते रहें ताकि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से जो है वो महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि कल हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें पहला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था अल्केन में, उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, जो हमने हाफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन उसके पढ़ लिए थे। आज हम इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज बेटा जो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एज ए एसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी जिसे हम कह सकते हैं आता होता है। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये ऐसा मेथड है, इसकी मदद से हम अल्केन भी प्रिपेयर करेंगे, अल्कीन भी आगे चल के प्रिपेयर होगी और अल्काइन भी। तो इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना हर बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है। तो इस मेथड का बाकायदा मैकेनिज्म भी हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इसी मेथड को लेकर आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से अल्केन को प्रिपेयर करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है अल्केन के लिए वो होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो उससे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, तो उससे अल्केन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो ये टू मच इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए ये कोई एक फेवरेबल मेथड नहीं समझा जाता क्योंकि इसमें काफी बाय प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे होते हैं और दूसरा इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व है जो कि एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो बहरहाल इसके मैकेनिज्म की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो रिएक्टेंट है यहाँ पर पर्टिकुलरली वो लिया है पोटेशियम एसीटेट। ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, इसको पानी में डिसॉल्व करके जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा इनटू एसीटेट आयन, यानी कि CI3COO नेगेटिव प्लस 2 के पॉजिटिव, यानी केटाइन और एनाइन में ये आयोनाइज हो जाएगा इन द फर्स्ट स्टेप। अब जैसा कि आपको पता है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं दे ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द एनोड। तो ये एसीटेट आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा फौरन। अब एनोड पर जाकर देखें, यहां पर समझना है आपने कि ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर शो किया हुआ है ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का अपना और एक वो जो उसने पोटेशियम से लिया, यानी कि ये एक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से आयन बना है। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। इस तरह 2 एसीटेट आयन जब होंगे तो वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक एसीटेट 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा एसीटेट आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो इनका अपना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इससे फिर हम आप कहेंगे एसीटेट फ्री रेडिकल। ये भी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि एक ऐसी स्पीशीज जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम फ्री रेडिकल का नाम देते हैं। तो ये एसीटेट फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी पहले स्टेप में, जब ये एनोड पर पहुंचकर एसीटेट आयन जो है वो अपने 2 में से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 एसीटेट 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 2 एसीटेट फ्री रेडिकल इसमें फॉर्म हो जाएंगे। तो एसीटेट फ्री रेडिकल जो है ये एक रिएक्टिव स्पीशी है, ये फौरन से रीअरेंज होगा। रीअरेंज देखिए बेटे कैसे होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन ये यूज करते हुए अपना बॉन्ड इस कार्बन के साथ डेवलप करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इस ऑक्सीजन के साथ यही कार्बन है जो इससे बॉन्ड बना सकता है। कार्बन इस सूरत हाल में 4 बॉन्ड जो है वो उसके कंप्लीट है, वो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ। तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अपना इस मिथाइल ग्रुप या आप कह सकते हैं इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यहां से वो बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक करेगा और हमारे पास ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे और ये जो पोर्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल डेवलप कर लेगा। तो ये हमारे पास रीअरेंजमेंट कहलाता है और रीअरेंजमेंट में 2 मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। जो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल अल्टीमेटली इसके पास कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन के पास भी है, तो ये अल्टीमेटली आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट इथेन में। दोबारा सुने बेटे, एसीटेट फ्री रेडिकल है, ये 2 इसलिए कि हमें 2 रिक्वायर होंगे अल्केन की फॉर्मेशन में। तो अगर आप सिंगल को भी समझना चाहें तो एसीटेट फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज
जो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से आया है, ये नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, एक ऑक्सीजन का अपना है और एक जो उसने गेन किया हुआ है, तो ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो नोड को दे देगा और एसीटेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। एसीटेट फ्री रेडिकल एक रिएक्टिव स्पीशी है जो फॉर रीअरेंजमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड और मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। मिथाइल फ्री रेडिकल ये कार्बन और कार्बन के बॉन्ड क्लीवेज से बनेगा, ये बॉन्ड होमोलाइटिकली यहां से क्लीव होगा और दो मिथाइल फ्री रेडिकल डेवलप होंगे बाय कंज्यूमिंग 2 एसीटेट फ्री रेडिकल। तो ये दो मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे और इथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ कैथोड पर वाटर होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये पहुंचेंगे जो यहां पर इवॉल्व हुए हैं, तो ये वाटर को ब्रेक करते हुए हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे और ये हाइड्रोक्सल आयन सोल्यूशन में मौजूद पोटेशियम आयंस जो पहले स्टेप में बने थे उनसे रिएक्शन करेगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो पोटेशियम एसीटेट का सिलसिला था वो इथेन प्रोड्यूस करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने पहले रिएक्शन में मेंशन किए थे जो इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस तरह से कॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाता है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर आप देखें हमने ये पहला जो है वो एसीटेट एसिड यानी पोटेशियम एसीटेट सॉल्ट यूज किया है और उससे हम इथेन बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका मैकेनिज्म भी आपने करना है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अपीयर हो सकता है। उसके बाद अगला जो तरीकाकार है ये भी मच मच इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड में पर्टिकुलरली 2 कंपाउंड्स भी अल्केन की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। दोनों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, ये कीटोन है और ये अल्डिहाइड है। दोनों का तरीकाकार मुख्तलिफ है और रिएजेंट्स मुख्तलिफ यूज हुए हैं, इसलिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट औकात में डिस्कवर किया। कीटोन की जो हम कन्वर्जन करते हैं अल्केन में वो जिस प्रोसेस से होती है वो कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये अल्डिहाइड की जिस प्रोसेस से रिडक्शन होती है वो वोल्फ किश्नर, ये 2 साइंटिस्ट थे वोल्फ और किश्नर, उन्होंने मिलकर ये प्रोसेस डिस्कवर किया था, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले कीटोन में आप देखें प्रोपानोन या एसीटोन की एग्जांपल दी हुई है। तो इसमें जो रिएजेंट हमने यूज किया है वो है जिंक अमलगम और HCl। अब समझना ये है कि हम इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हैं और दूसरा हमने ये जिंक अमलगम और HCl क्यों लिया है यहां पर। देखें बेटे ये CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 ये कीटोन का स्ट्रक्चर देखें और अब ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर जरा देखें। तो ओवरऑल आप देखें ये मिथाइल ग्रुप भी सेम है, ये भी सेम है, ये मिथाइल ग्रुप सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ ये C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है CH2 ग्रुप में। तो किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन में मेन जो चेंज आती है वो यही कि उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मिथाइलिन ब्रिज CH2 ब्रिज में कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए हमें करना क्या है, एक तो इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है और दूसरा इस ऑक्सीजन की जगह पर हमने 2 हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करना है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना भी रिडक्शन है और इसकी जगह पर हाइड्रोजन का इंट्रोड्यूस होना भी रिडक्शन है, इसलिए हम इस रिएक्शन को नाम दे रहे हैं रिडक्शन का। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन को रिमूव कर दे इन द फॉर्म ऑफ वाटर और हमें उस जगह पर जहां से ये ऑक्सीजन रिमूव होगी वहां पर 2 हाइड्रोजन भी प्रोवाइड हो जाए। तो ये हमें 4 हाइड्रोजन की टोटल जरूरत है। चारों हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय यूजिंग जिंक अमलगम एंड HCl। जिंक रिएक्शन करता है HCl से, जिंक क्लोराइड प्रोड्यूस करता है और साथ में वो ये लिबरेट करता है हाइड्रोजन इन द एटॉमिक स्टेट। तो ये एटॉमिक स्टेट में जो हाइड्रोजन लिबरेट होती है ये 2 काम करती है, एक तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती है बाय मेकिंग वाटर और दूसरा 2 बॉन्ड यहां पर एम्प्टी हो जाएंगे कार्बन के, वहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से एक कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन में। तो ये जिंक अमलगम और HCl आपस में पहले रिएक्शन करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूस करेंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोपेन में। तो प्रोपानोन से प्रोपेन बन जाएगी, ब्यूटानोन अगर लेंगे ब्यूटेन बन जाएगी, पेंटानोन लेंगे अगर पेंटेन बन जाएगी, क्योंकि मेन जो चेंज आनी है वो ही कार्बोनाइल ग्रुप का CH2 ग्रुप में ही कन्वर्ट होना है। सेम केस में अल्डिहाइड है, लेकिन अल्डिहाइड के रिएजेंट थोड़े डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट रिएजेंट जो यूज होता है उसमें हाइड्राजीन और KOH है और टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाइड्राजीन और KOH आपस में रिएक्शन करते हैं,
ये भी नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। वो नेसेंट हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है उनमें से 2 एटम ऑक्सीजन को रिमूव करके वाटर बना देते हैं और 2 हाइड्रोजन वहां पर ऐड होकर इसको कन्वर्ट कर देते हैं CH2 ग्रुप में। तो इस तरह अगर आप एथेनॉल लेंगे, ये एसिटल्डिहाइड या एथेनॉल है तो इथेन बन जाएगा, प्रोपेनॉल लेंगे प्रोपेन बन जाएगा, ब्यूटेनॉल लेंगे ब्यूटेन बन जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहेंगे, जितने एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम की अल्केन प्रिपेयर हो जाएगी। तो कीटोन की रिडक्शन जिंक अमलगम और HCl से होती है, इसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और अल्डिहाइड की जो है वो होती है हाइड्राजीन और KOH एट ए टेम्परेचर 200, तो इसे हम वोल्फ किश्नर रिडक्शन का नाम देते हैं। तो है ये दोनों रिडक्शन ही, लेकिन रिएजेंट डिफरेंट है और जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया वो डिफरेंट है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक 2 डिफरेंट नामों से रिडक्शन स्टडी की जाती है। उसके बाद आप जब बुक खोलेंगे तो एक और मेथड आपको नजर आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो वो हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ आना चाहिए, फिर हम उससे अल्केन भी प्रिपेयर करेंगे। तो उसको स्किप किया यहां पर। अब हम मूव किए हैं टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आसान सी बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कहते हैं जी अल्केन्स अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। अल्केन्स जो हैं वो 4 मेंबर्स तक जो है वो गैसेस होती हैं, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं। उसके बाद बेटे 5 से लेकर 17 तक हेप्टाडिकेन तक जो है ये कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड है, और उससे ज्यादा कार्बन नंबर 18 से ज्यादा अगर अल्केन्स के मेंबर हैं तो वो सारे के सारे वैक्सीज सॉलिड्स हैं, वो भी कलरलेस और ऑर्डरलेस है। ये इसकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक है। तो आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन भी चेंज होती चली जा रही है। फिर अल्केन्स नॉन पोलर है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, और ये इनसॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स में, पानी में या और इस तरह से पोलर सॉल्वेंट है। जबकि नॉन पोलर में ये आसानी से हल हो जाते हैं, जैसा कि बेंजीन है, ईथर है, CTC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये आसानी से हल हो जाते हैं। कहते हैं देयर फिजिकल कांस्टेंट, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है या डेंसिटी आ जाता है, वो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं वैसे वैसे वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अल्केन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो वो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह बढ़ती चली जाती है। तो वो कहता है कि जी एक कार्बन के बढ़ने से तकरीबन 20 से 30 डिग्री का जो है वो इजाफा होता है, और इस तरह से मॉलिक्यूल में 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है एक कार्बन के बढ़ने से। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर आर लोअर देन द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेट चेन अल्केन है और एक ब्रांच चेन अल्केन है तो स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसने मिसाल दी हुई है एन ब्यूटेन की, कि एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -0.5 है, जबकि ब्रांच जो आइसोब्यूटेन है उसका -11.7 डिग्री है। तो ब्रांचिंग में जरा पैकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, उस तरह से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डेवलप नहीं होती जितनी आसानी से स्ट्रेट चेन में होती हैं, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ब्रांच चेन में। और उसके बाद कहता है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, कार्बन के इजाफे से वो भी बढ़ता है, लेकिन वो इतना रेगुलर या ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है कि हम उसमें कोई ट्रेंड सेट कर सके। तो ये इसकी बेटे आसान सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, इसको भी आपने याद करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रेपरेशन मेथड्स हैं, वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अच्छे तरीके से उनको याद करें और घर में बैठकर डेली की बेस पर तैयारी जारी रखें अपने। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक बेटे कोई भी सवाल आपके जहन में हो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।